यस। सो आज हम नोट्स में से पढ़ेंगे। ओके। सो थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें भी हैं इंक्लूडेड जो हमने डिस्कस नहीं की थी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सम बेसिक कंसेप्ट्स एंड क्या है पूरा जब नाम? And techniques. Yes, some basic principles and techniques. So what is organic chemistry? Organic chemistry is the study of organic compounds. Organic chemistry क्या है? अगर हम organic compounds की study करते हैं तो वो organic chemistry है। अब नया क्वेश्चन आ जाएगा, तो organic compounds क्या है? Okay, their structures, properties and reactions. मतलब organic chemistry तो समझ में आता है कि organic compound की study जिसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पूरी स्टडी को क्या बोलेंगे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेशन 1 मार्क में आ जाएगी। ओके, क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज एंड से केमिकल रिएक्शंस। ओके, देन नेक्स्ट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन। ओके, कि भाई हम जिसमें कार्बन, कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हो उसमें उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट अगेन जरूरी नहीं है कि जिसमें भी कार्बन हो सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे कि लिखना हो तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो, जैसे कि कार्बोनेट्स, देन कार्बाइड्स आएंगे अभी ग्रुप सारे, और से साइनाइड्स। ओके, साइनाइड्स, ये सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें कार्बन है बट वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कार्बन तो है लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, इसको हम कौन से बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन ऑलमोस्ट ऑलवेज बॉन्डेड टू अनदर कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन तो होगा और वो दूसरे कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा या हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा, वही होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और मैंने तुम्हें एक्सेप्शंस भी बता दिए कि भाई वैसे कंपाउंड्स भी है जिसमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइनाइड्स, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, ये सारे में कार्बन तो है बट उसे हम कार्बोनिक और से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है वही क्वेश्चन जो हमने अभी डिस्कस किया, आर ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक? और से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होंगे? तो नो। ओके, एक्सेप्शंस आर देयर। तो यहाँ पे मैंने एक ही लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, बट बाकी सब मैंने तुम्हें बता दिया। CO2 इज नॉट ऑर्गेनिक। वैसे ही CO, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑल्सो नॉट ऑर्गेनिक, साइनाइड नॉट ऑर्गेनिक, कार्बाइड नॉट ऑर्गेनिक, कार्बोनेट्स नॉट ऑर्गेनिक। ओके, लाइक अंडरस्टूड? ये 1 मार्क में आ सकता है, दैट्स राइट। नेक्स्ट, सो ये तो हमने देख लिया। ओके, ये फिर से हुआ क्या? हाँ, ये भी एक गुड क्वेश्चन। क्या एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है? जैसे कि मैं बोल दूं कि ग्रेफाइट, जैसे मैं बोल दूं डायमंड। ओके, तो आंसर आएगा नो। क्यों नो आएगा? कार्बन तो है बट हमने पढ़ा है 10th में, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के दूसरे फॉर्म। ओके, मतलब ग्रेफाइट है और से फुलेरिन्स है और डायमंड है, तो वो कार्बन के ही दूसरे फॉर्म है। बट हमारी डेफिनेशन क्या है? कंपाउंड। ओके, तो भाई वहां पे दूसरा कोई एलिमेंट भी होना चाहिए, कार्बन का सिर्फ अलग फॉर्म हो जाए, इट्स नॉट द रिक्वायर्ड और से एलिजिबल कंडीशन। ओके, तो एलोट्रोप्स कंपाउंड में नहीं आएंगे, ग्रेफाइट, डायमंड, वो लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं आएंगे, नो। ओके, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, तो वो उसमें
नहीं आएंगे। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन ऑलमोस्ट ऑलवेज बॉन्डेड टू कार्बन और हाइड्रोजन। अब क्यों पढ़ रहे हैं भाई, ये तो हमारा बेसिक हो गया। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल इसमें है। ओके, सो ऑर्गेनिक क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें बुक में से ऐसे बड़ा 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 समझना ना पड़े, मतलब पढ़ना ना पड़े, समझना तो है ही ओके, बट बड़ा बड़ा पढ़ना ना पड़े। एट द सेम टाइम जहाँ बुक में फिगर नहीं है वैसी फिगर भी इंक्लूड की है, हमारे पास फैसिलिटी है तो करते हैं। ओके, सो व्हाई स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों स्टडी करते हैं वो भी हमने पहला जो लेक्चर था इंट्रोडक्शन उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। क्यों? क्योंकि मेजरली हमने जैसे क्लास 10 में बोल रहे थे कि भाई अराउंड 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स हम देखते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स। ओके, क्यों? क्योंकि उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज अगेन हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे। 10 पे हमने डिस्कस कर लिया है कि भाई उसकी टेट्रावैलेंसी, उसका कैटिनेशन बिहेवियर, उसकी एटॉमिक साइज छोटी है, ये सब रीजंस की वजह से कार्बन दूसरों के साथ अच्छे से बॉन्ड बना देता है, रिएक्ट कर जाता है। ओके, और हमारी डे टू डे लाइफ पूरी की पूरी कनेक्टेड है, और वी कैन से हमारी लाइफ में एकदम ओवरलैप कर रहा है किसके साथ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। जैसे कि हम फ्यूल लेते हैं, तो फ्यूल तो हम जनरली क्या लेते हैं? जैसे कि हाइड्रोकार्बन ही लेते हैं फ्यूल में, पेट्रोल ले लिया, डीजल ले लिया, तो क्या है उसमें? हाइड्रोजन है, कार्बन है। ओके, तो फ्यूल है, तो फ्यूल के बिना हमारी लाइफ चलेगी नहीं। खाना हम खाते हैं, उसमें कार्बन है। हमारे जीन्स है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बुक में गिवन है, जीन्स, डीएनए देखा था ना हमने। ओके, जीन्स नहीं ओके, जो जीन है, जो प्रोटीन बनता है, ओके, तो वो जो प्रोटीन है उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और से कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि कार्बन इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, बड़ी भी और छोटी भी बोल सकते हैं हम दोनों। क्या कि भाई हमारी पूरी लाइफ हम जो खाना खाते हैं, हमारे अंदर में जो ब्लड है, हमारे अंदर जो डीएनए है, फुल फॉर्म डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो जो हमारे अंदर डीएनए है जो प्रोटीन से बनता है, और जो हमारा ब्लड है, जो हम खाना खाते हैं, सेल्स, टिश्यू, सब में कार्बन इंक्लूडेड है। तो दैट्स व्हाई हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे बुक में भी 3 ही चैप्टर है ना? कितने? बहुत सारे हैं। हाँ, सो वो मेरे पास भी यही बुक है, बहुत सारे चैप्टर्स वाले। अच्छा, हाँ, सो मेरे पास भी यही बुक है। सो टुडे व्हेन आई टुक आउट द बुक, माय बुक, ओके, तो आई थॉट कि भाई तुम्हारा सिलेबस तो कैसा खत्म कर दिया है। मतलब पहली बुक और दूसरी बुक में ऐसे धड़ाम 3 चैप्टर क्लोज। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन, आई थॉट जब मैं तुम्हें रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रहा था तो मेरे माइंड में था कि इसके बाद हाइड्रोजन आएगा, और एक लेक्चर में तो मैं ऐसे बोला भी हूँ, शायद तुम्हें याद हो तो, कि अब आगे हम हाइड्रोजन देखेंगे। ओके, कि हाइड्रोजन की जगह फिक्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में, इस साइड भी है, इस साइड भी, इसलिए बीच में रखा है, उसके लिए पूरा चैप्टर है। ओके, बट वो निकाल दिया गया है, दैट आई डिडंट नो। ओके, हाँ, बट हाइड्रोजन भी है पूरा चैप्टर, वो निकाल दिया। ओके, फिर एस ब्लॉक तो मतलब निकाल दिया, तो इतने ज्यादा भी खुश मत होना, 12 की बुक देखनी बाकी है ओके, तो ऑब्वियसली जो यहाँ छोड़ा है वो वहाँ तो पढ़ाएंगे ही। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है क्यों चेंजेस आए पता है? क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है, और बहुत बेसिक है, JEE में इसके बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, और अब बच्चे पहले 11वां का कुछ इतना ज्यादा याद होता नहीं है, तो एटलीस्ट 12th का याद है, 12th का याद रखे। इसीलिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन जो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा कि तुम 2 ब्लॉक S और P 11th में पढ़ोगे, D और F 12th में पढ़ोगे, ये सब कुछ 12th में ही पढ़ना तुम, मतलब ये तो कह रहे हैं, हमने थोड़ी बुक देखी है, मतलब बुक अभी यू कैन डाउनलोड द बुक, बट क्या पता अभी वापस कुछ चेंज हो जाए। वैसे आई डोंट, मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि अब चेंज करेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा तो रिड्यूस कर दिया है, अब भी और रिड्यूस, हाँ 12th में भी रिड्यूस किया, 9 से लेकर 12 तक की सारी बुक रिड्यूस हो गई है। ओके,
सो दैट इज द थिंग। चलो तो फ्यूअल है, ओके ये रहा फ्यूअल, पेट्रोल, कोल, ओके, और से ह्यूमन बॉडी भी पूरी की पूरी उससे बनी हुई है। मेडिसिन्स, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लोथ, पॉलीमर एंड ऑल, और जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉटन है एंड ऑल, तो कार्बन तो आएगा ही। तो ये सब रीजंस, ये डीएनए का स्ट्रक्चर, ओके, सिर्फ फोटोग्राफ से तुम्हें याद रह जाए इसलिए कि भाई डीएनए, मेडिसिन, क्लोथ, फ्यूअल, देयरफॉर वी आर लर्निंग दी ऑर्गेनिक। ये सब एप्लीकेशंस है, यूजेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। नाउ हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री, ओके। सो साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 years ओल्ड अप्रोक्सीमेटली, ओके। वो बर्जेलिस वाला हमने देखा ना, वो वाला कि पहले लोग मानते थे कि भाई लिविंग है वो ये है, नॉन लिविंग है वो ये है, लेकिन फिर वो सब गलत हो गया क्योंकि वो भाई साहब ने इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक कंपाउंड ले आए, ओके। इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक लाए तो चलो, लेकिन इनऑर्गेनिक में से ऑर्गेनिक ले आए, तो वही देखना है हमें कि भाई 200 years ओल्ड जैसी हिस्ट्री है। तो देखते हैं अराउंड द ईयर 1780, ओके, मींस जस्ट बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ओके, chemists began to distinguish between the organic compounds obtained from the plants and animals। तो जो लिविंग है वो क्या है, ऑर्गेनिक्स, मतलब ये डिस्टिंग्विश करने लगे थे 1780 के अराउंड में, नॉट एग्जैक्ट 1780 बट अराउंड 1780 वो डिस्टिंग्विश करने लगे थे साइंटिस्ट के भाई जो जो लिविंग है, मतलब प्लांट में से मिल रहा है, एनिमल में से मिल रहा है, या हमारी ह्यूमन बॉडी में है, वो सब ऑर्गेनिक है। और जो भी सब नॉन लिविंग है कि भाई तुम ऐसे चौक से बोर्ड पर लिख रहे हो, तुम्हारे पास कुछ भी पत्थर, स्टोन ले लिया, ओके सपोज, तो वो तो तुमने नहीं बनाया हुआ है, नॉन लिविंग है, ओके, तो वो सब किस में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। वैसे डिस्टिंग्विश करना स्टार्ट किया, उस हिसाब से सही भी है भाई, स्टार्ट तो किया एटलीस्ट, ओके। सो उन्होंने स्टार्ट किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल सोर्सेज, के जो हमें मिनरल्स मिलते हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट, सब जो कैल्शियम कार्बोनेट्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सॉल्ट्स, समंदर के पास सॉल्ट लेके आ गए, अब सॉल्ट तो क्या कार्बन है, तो भाई नो, इट इज इनऑर्गेनिक, ओके, लाइक दैट। तो मिनरल सोर्स में से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, और प्लांट, एनिमल्स और लिविंग क्रिएचर्स में से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, ऐसी बिलीव सिस्टम थी। इट इज नॉट ट्रू, ओके, इट वाज नॉट ट्रू और इट इज नॉट ट्रू। हाँ, सो आगे बर्जेलिस, a Swedish chemist, proposed that vital force was responsible for the formation of organic compounds। कि भाई बर्जेलिस मानता था, एक स्वीडिश साइंटिस्ट, स्वीडन का रहने वाला, कि भाई एक वाइटल, एक स्पेशल फोर्स चाहिए, किस चीज के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने के लिए, बनाने के लिए, सिंथेसाइज के लिए, मेकिंग के लिए, कोई भी वर्ड यूज करो, जनरली केमिस्ट्री में वर्ड यूज होता है सिंथेसाइज, ओके। तो केमिस्ट्री में तो होता ही है, बायो में भी होगा, ओके, उसके लिए मैं होगा बोल सकता हूँ, केमिस्ट्री में होता ही है, ओके। सो सिंथेसाइज, ओके, सिंपली टर्मिनोलॉजी में बनाना, टू मेक, ओके। तो बर्जेलिस ने बोला कोई एक वाइटल, एक चमत्कारी, एक कोई चाहिए स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स, तब जाके तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हो। लेकिन ये बात क्या हो गई, क्रॉस हो गई, मतलब गलत हो गई, ओके। सो क्यों गलत हुई, क्योंकि ये भाई साहब, ये हमने देख लिया था, ओके, कि ये भाई साहब ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया था। क्या थे, इन 1828 एफ वॉलर synthesized an organic compound urea NH2CO NH2 from an inorganic compound ammonium cyanate in the laboratory। आया ना कार्बन, कार्बन आया, फिर भी क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। सो एमोनियम साइनेट में से यूरिया बना दिया, ये याद रखो, और अचानक अगर भूल गए तो फिर ये मत लिखना, यही लिखना है, अमोनियम साइनेट में से यूरिया बना दिया, ओके। वैसे याद तो रखना है, ये तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ओके। सो NH4CNO में से बना दिया NH2CO NH2। फिर सब लोग मान गए कि ओ भाई, हम जो पहले से सोच रहे थे वो सब गलत था, ओके, अंडरस्टूड, ओके। तो अब हमने देखा कि वैसा है नहीं, कैसा नहीं है, एनिमल्स और प्लांट्स में से मिले वो ऑर्गेनिक, और जो मिनरल सोर्स से और नॉन लिविंग हो वो इनऑर्गेनिक, बट वो सही नहीं निकला।
क्यों? वो बर्जेलिस ने बोला था, लेकिन वो सही नहीं निकला। क्यों? क्योंकि होलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने एमोनियम साइनेट में से यूरिया बना दिया। ओके, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, दैट्स व्हाई वो जो बिलीफ सिस्टम था वो रॉन्ग प्रूव हो गया। अब हम बात करते, अभी ये सब तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मेन किंग पर, दैट इज कार्बन। तो हमें कार्बन को पहले तो समझना होगा। तुम्हें बहुत कुछ पता ही है कार्बन के बारे में, ओके, बहुत बहुत कुछ पता है, जैसे कि उसका एटॉमिक नंबर पता है, पता ही है क्या है, हाँ, लेकिन एटॉमिक मास कितना है? 12 है। क्या उसके आइसोटोप्स है? नहीं है। सोचो तुम, कभी C14 यूज किया है या C12 ही यूज किया है? आएगा आएगा, है, ओके है। चलो, तो मैं बात कर रहा था, ये तो सिर्फ गैसिंग, मतलब तुम्हें तो गैस ही करना था, अभी सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। हाँ हाँ, 10th वाला है, हाँ वही वही, इसलिए तो मैंने बोला कि जितना पता हो उतना बताओ। हाँ, तो बात कर रहे हैं कि ये पूरा ये यहाँ पहुंच गए ना, दैट मीन्स कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ गए, यहाँ पहुंच गए तब। ओके, तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, इसलिए लीडर है। ओके, लीडर नो, लैडर। ओके, सो इसीलिए हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो समझते हैं एकदम बेसिक से। कार्बन, कार्बन हमें पता ही है एटॉमिक नंबर क्या है, 6। एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, चलो क्या होगा? वो वाला नहीं, अभी 11th वाला। अरे जल्दी बोलो, चिराग बोलो। हाँ, 1s2 2s2 2p2 2 6 करना है ना, हाँ, तो 2p2। सो ये देखो यहाँ पर, ये है कार्बन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद n इज इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल, तो उसमें कितने आ गए? 2, तो मतलब 1s2। ये n इज इक्वल्स टू 2, उसमें कितने हैं? 2s2, तो मान लो कि ये s के 2 हो गए, और अब 2p2, तो ये 2p के 2 हो गए। समझ में आया? ओके, सो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल्स टू 2 में कितने हैं? 4 है, इसीलिए उसकी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। फिर हमने उसका नेचर भी देख लिया था कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको टू कंप्लीट दी ऑक्टेट, कि भाई 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो वो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो उसकी ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको देंगे तब जाके वो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। और अगर 4 देना हो तो हमें एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, उसके ऊपर हथौड़ा मारना पड़ेगा। तो ये जो हथौड़ा मारने की एनर्जी है उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें कार्बन को देनी पड़ेगी, तब जाके वो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और हीलियम जैसा बन जाएगा। अगर ले लेगा तो नियॉन जैसा बन जाएगा, और निकाल देगा तो हीलियम जैसा बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए उसने एक शॉर्टकट वे ढूंढा कि भाई इतनी ज़्यादा एनर्जी लेनी तो नहीं है, हम शेयरिंग करेंगे, मतलब हम अपने इलेक्ट्रॉन ना किसी को देंगे और ना ही किसी से लेंगे, हम शेयरिंग कर लेंगे कि अभी तुम्हारे साथ है तो भाई ये मेरा जैकेट तू यूज़ कर, तेरा जैकेट मैं यूज़ करूँगा, फ्रेंडशिप खत्म, चलो टाटा बाय बाय, तेरे साथ फ्रेंडशिप, अब तू जैकेट यूज़ कर, तेरा जैकेट यूज़ कर, लाइक दैट। ओके, शेयरिंग चल रहा है। ओके, सो लाइक दैट। हाँ, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। और आयन और से इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बॉन्ड बनता है, वो क्या होता है? वो कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। सो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, कि कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसकी बात करते हैं। इसमें छोटा तो नहीं दिख रहा है ना? नहीं। ओके, सो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसकी बात करते हैं कि भाई क्योंकि उसकी टेट्रावैलेंसी है, 4 है,
तो वो डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इसमें होते हैं। ऑलरेडी ये सब हम पढ़ लिए हैं, याद है ना? वो VSEPR और वो सब याद है ना, ये भूल गए? याद है ना? थोड़ा थोड़ा तो याद है ना? जितना यहाँ रिक्वायर्ड होगा उतना तो मैं रिवाइज करवा दूंगा, लेकिन वो सब पढ़ना भाई, 12th का भी बेस है वो। ओके, तो कैसे इलेक्ट्रॉन हम शेयर करते हैं, कैसे बनता है, वो सब था ना। तो ये 3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2 एंड sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी डिटेल में हमने वो चैप्टर में देख लिया था, VSEPR, आउबाउ, पॉली, सब कुछ को कंसिडर करके हमने देखा था। तो अब हम जितना यहाँ जरूरी है ये चैप्टर में उतना डिस्कस करेंगे। अगेन बाय गॉड ग्रेस वीडियोस अवेलेबल है हमारे ही चैनल पर, तो तुम वो वापस जाकर देख भी सकते हो। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। sp sp2 एंड sp3। तो वैसे तो हमें पता है ये, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन भाई रिक्वायरमेंट क्या, क्यों हाइब्रिडाइजेशन क्यों करें? नहीं करना। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन क्या ऑर्गेनिक मतलब कंपाउंड बनेगा नहीं? तो हमने देखा था नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हमने देखा था विदाउट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन के जो हमने ये 6 लिखे हुए हैं, तो उसमें हम करते हैं 1s2 2s2 एंड 2p2। अगर हम बॉक्स बनाए तो ये और ये तो कितनी है, 3 है। ओके, हमारे पास px, ये क्या कौन सी है, 2s, और ये कौन सी है, 2px 2py 2pz। अब यहाँ 2 है तो भाई ये 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है तो एक यहाँ एक यहाँ। तो अब होगा क्या, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 ही हाइड्रोजन आ सकते हैं। ओके, सिर्फ ओनली 2। जैसे हम देखते हैं मीथेन, भाई मीथेन में तो CH4 है, तो भाई 4 हाइड्रोजन के साथ कैसे बॉन्डिंग कर दिया इसने? वो तो 2 के साथ ही कर सकता है। दैट्स व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन होने से क्या होगा कि हम ये कार्बन को एक्साइट कर देंगे। क्या कर देंगे? एक्साइट कर देंगे। एक्साइट कैसे कर देंगे? थोड़ी ऐसे एनर्जी दे देंगे उसे, थोड़ी एनर्जी दे देंगे। तो जैसे हमने बोला आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी देंगे, तब वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा, लेकिन हम उतनी ज्यादा नहीं देंगे। थोड़ी, जैसे बहुत ज्यादा एनर्जी दे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के किसी के और के पास चला गया, लेकिन हम उतनी ज्यादा नहीं, हम थोड़ी ऐसे धीरे से लात मार दी, तो 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर तो नहीं चला जाएगा, लेकिन यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, तो ये अब ये तो यहाँ इरेजर तो नहीं है इसका, वाह वाह वाह, अंडू भी नहीं है, वेरी गुड। ओके, सो 1s2 2s2 एंड 2p2, तो उसमें कैसा बन जाएगा फिर, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये मोड में क्या है? नहीं, ऑप्शन दूसरे ऑप्शन है। ओके, क्योंकि ये PDF है इसलिए, वो नोट्स जो ऐप है उसमें होता है वो सब, ये तो PDF है। सो 1s2 2s2 2p2 डन। ओके, तो ये एक्साइटेड स्टेट में हमने, ये किसका है भाई, C स्टार का है, हाँ C का नहीं है, ये C स्टार का है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये आ गए, नाउ 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी एक प्रॉब्लम है, एक्साइट कर दिया तो हो गया, 4 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं करना हाइब्रिडाइजेशन? लेकिन ये एक S का एनर्जी लेवल, ये एक S का एनर्जी लेवल और ये 3P के एनर्जी लेवल में डिफरेंस है, सेम नहीं है। ओके, मतलब ऐसा समझो कि तुम भाई बहन हो, तो किसी को ज्यादा मिला और किसी को कम मिला, तो अब मैंने क्या गलती की है? ओके, मैं बड़ा हूँ तो मुझे कम देना है, ऐसा थोड़ी है, या मैं छोटी हूँ तो भाई हमेशा मुझे ही ऐसा करना है, लाइक दैट। तो भाई ये लोग चारों 4 हाइड्रोजन लेने वाले हैं, ये भी हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, सब लोग हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों की एनर्जी लेवल सेम है और इसका एनर्जी लेवल अलग है। तो सबका एनर्जी लेवल सेम करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है कि अब ये चारों मिक्स हो गए हैं। ओके, मतलब ऐसा कि सपोज तुम्हें पानी पूरी दी और दूसरे को चुरमुरा दिया और सिर्फ पानी दिया, तुम्हें वो पूरी दी, और ऐसा समझो तुम्हें रोटी दी
और दूसरे को सब्जी दी, बोले खाओ भाई, ऐसे कैसे खाओ, रोटी खाएंगे, बोले सब्जी खाएंगे। अब क्या किया, मिक्स, ओके कि भाई सब्जी रोटी फ्रैंकी टाइप बना दिया, ये लो आधी आधी खा लो, लाइक दैट। तो वैसे ही क्या किया हमने, सबको सेम एनर्जी लेवल कर दिया। पहले क्या था, एक एस और 3 पी, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये 3 का एनर्जी लेवल सेम था, इसका अलग था इन 3 से। अब जब तीनों मिक्स हो गए तो अब क्या हो गया, sp3, सबका नाम भी चेंज, सबका एनर्जी लेवल तो चेंज हो गया, लेकिन सबका चेंज हो गया मतलब सबका एनर्जी लेवल चेंज होके सेम हो गया, सबका ही, चारों का ही क्या हो गया, सेम एनर्जी लेवल, और चारों का नाम भी अलग अलग। अब ये s नहीं है, ये है sp3, ये px नहीं है, वो भी है sp3 ऑर्बिटल्स, ओके, ये भी py नहीं है, वो क्या है, sp3, ये भी pz नहीं है, वो भी क्या बन गई, sp3। समझ में आया? सो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। क्यों नीडेड, व्हाई वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, पता चला ना? ओके, तो sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ओके, व्हाई डू वी नीड, तो उसे हमें यही समझना है, टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिकल शेप्स ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है उसको समझने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सब में अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो उनकी जो जियोमेट्री है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी, उनकी 3D शेप्स जो होगी वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं। तो टू एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स जियोमेट्रिकल शेप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी नीड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो वही है, यहाँ पे पानी है, एमोनिया, मीथेन, NH3 सब कुछ गिवन है। तो वही जो हमने समझा, 1s2 2s2 और यहाँ पर 2, सो कार्बन शुड मेक 2 बॉन्ड्स विद द हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनेंगे, तो बाकी 2 ही बनेंगे, तो फिर CH4 तो बन नहीं सकता, इसीलिए फिर ये एक्साइट होके कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया। सो यहाँ से कहाँ चले गया, वहाँ पर। ओके, सो नाउ वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 4 हो जाएंगे, लेकिन अभी भी एनर्जी लेवल डिफरेंस है, तो वो एनर्जी लेवल सेम हो जाएंगे। ओके, 2s and 2p have difference energies technically, but we need same energy and therefore hybridization होगा। all, अब जब हो गया sp3 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 sp3, all orbitals of valence shall mix to form 4 hybrid orbitals of इक्वल एनर्जी। वो जो जुड़ने वाले हैं हाइड्रोजन वाले, वो भी इक्वल एनर्जी के हैं, सारे के सारे 1s1 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 है, सबकी एनर्जी क्या है, सेम है, और ये भी sp3 की सबकी एनर्जी क्या है, सेम है। दैट्स व्हाई अब सही सही कंपाउंड हमारा बनेगा। सो अब आते हैं फाइनल डेफिनेशन पे। क्यों रिक्वायर्ड था वो तो देख लिया हमने कि भाई उसका जियोमेट्रिकल शेप अंडरस्टैंड करने के लिए रिक्वायर्ड है। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग द ऑर्बिटल्स ऑफ द स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, मतलब इंटरमिक्सिंग हो रहा है किसका, ऑर्बिटल्स का, और कौन सी ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी लेवल स्लाइटली डिफरेंट हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। डायरेक्टली हम 1s को 2s या 2p से 1s और 2p 2px 2py 2pz उनका इंटरमिक्सिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन एनर्जी डिफरेंस में स्लाइटली थोड़ा ही चेंज हो तो उनके बीच में हम मिक्सिंग करवाएंगे, सो एज टू, और से सो दैट टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज, मतलब सबकी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया और सेम कर दिया। ओके, टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape। तो सबका shape and size और से shape and energy क्या हो जाएगी, same। समझ में आया? Hybridization is nothing but intermixing of orbitals। कौन सी ऑर्बिटल्स, जिनके बीच में एनर्जी लेवल का स्लाइट डिफरेंस हो। तो क्यों किया इंटरमिक्सिंग, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा उसकी एनर्जीज, मतलब सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी और सबका शेप भी सेम हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? एक बार पढ़ लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ slightly different energies
so as to redistribute their energies, जो इनकी एनर्जी है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें, तो क्या होगा, रिजल्टिंग इन सेम एनर्जीज एंड शेप, सो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, नई ऑर्बिटल्स मिल जाएगी ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज एंड शेप्स। डन, ओके। नेक्स्ट, सो अगर 1s एंड 1p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे तो क्या बनेगा, एक और एक मतलब टोटल दो बनेगी, और दोनों का नाम क्या होगा, एक s और एक p बनी तो उनका नाम क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो कितनी बनी, दो, एक और दो, दो बनी तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगी। अगर 1s और 2p मतलब से 2s 2px एंड 2py, तो क्या हुआ, एक s और दो p मतलब टोटल कितनी, तीन, एक s और दो p, तो क्या बनेगा, sp2, टू गिनो वैसे, s एक और p2 मतलब टोटल हो गए तीन, तो sp2। डन, ओके। सो 1s और 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 3 ऑर्बिट्स ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। डन, एंड लास्ट एक s, अभी जो हमने देखा वो 1 से 2s 2px 2py 2pz, तो ये टोटल एक और तीन, चार हो गए, ये चारों के चारों क्या हो गए हैं, सेम एनर्जी सेम शेप, दैट इज sp3, एक s और p3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट। डन, समझ में आ रहा है ना, हाँ, ओके। तो ये शेप्स हमने ऑलरेडी वो चैप्टर में देखे थे। ओके, ये सब इंक्लूड थोड़ा बहुत याद आए, ओके, दैट्स व्हाई। सो ये हमने देखा ही था, sp लीनियर होता है, उनके बीच का एंगल भी हमने देखा था 180 डिग्री होता है। देन sp2 उसका शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ओके, एंड sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल। डन, और एंगल भी हमने देखे थे 109.5 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो सबसे पहले 180 डिग्री sp, देन 120 डिग्री sp2, और एक और p बढ़ गया sp3, तो उससे भी कम हो जाएगा 109.5 डिग्री। फिर हमने तब तो वो सब देखा था कि भाई वो रिपल्शन होगा 109 से 104.5 हो जाएगा, वो सब देखा था हमने, दैट इज डिफरेंट, बट बेसिकली होना कितना चाहिए, इतना। याद आया, ओके। सो sp sp2 sp3, तो s और p दो ही है, एक s और एक p, ऐसे दो ही है, तो कितना हुआ 180, फिर 180 दो है तो 180, अब इसमें एक और बढ़ा दिया, ओके, तो ये पूरा जो 360 है उसमें ये एक है, ये दो है, और एक ये तीसरा आ गया, तो अब एंगल इनके बीच का कम हो जाएगा ना, तो ये कितना था ये कितना हुआ था 180, अब 180 से कम कितना 120, अब मैं ऐसे जंप करूं तो ये एक, ये दो, ये तीन तो था और ये चौथा, ओके, तो चार आ गए 360 में, देखो 360 है, 360 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 180 आएगा, 360 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 120 आएगा, तो 360 डिवाइड बाई 4 करोगे तो अब बोलना 90 आएगा, लेकिन 90 एंगल नहीं है ओके, बट कम तो हुआ ना, 120 से कितना हो गया 109.5। डन, याद रहेगा ना, मिसमैच ना हो जाए, sp3 में 180 मत लिख देना, अब तो याद रह जाएगा, ओके। हाँ, the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized, तो है ही कि जितनी ऑर्बिट्स का हाइब्रिडाइजेशन होगा उन सबका टोटल कर दो, टोटल उतनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट्स बनेगी, जैसे कि 1s एंड 1p, तो एक और एक दो, तो दो बनेगी हाइब्रिडाइज्ड, कौन सी, sp ऑर्बिटल। सिंपल है ये तो। सो नंबर ऑफ हाँ, the number of hybrid orbital is equal to the, ये तो पढ़ा ना भाई, the hybridized orbitals are always equivalent in energy and shape, इसी ये तो डेफिनेशन में था हाइब्रिडाइजेशन की, एंड ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ओके पता होना चाहिए। The hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals, मतलब प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो, जैसे कि हमने कार्बन को एक्साइट ही नहीं किया और हमने देखा कि वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो C
एच एच तो क्या बन गया CH2। समझ में आया? वो भी तो कंपाउंड ही है भाई, CH2। ओके, 2 H आ गए और जुड़ गए जहां पे वो 2 खाली इलेक्ट्रॉन थे वहां पर, लेकिन वो एक प्योर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुआ है। मतलब ये जो बोला हुआ है ना प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, वहां पे प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। कौन सी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है? हाइड्रोजन की तो 1s ही आ रही है, और यहां से क्या जा रही है 2py एंड 2pz, ये दोनों बना रही है 2s और 2px। 2s और 2px वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है बॉन्ड बनाने में। तो यहां पर भी एक कंपाउंड तो बना, लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, किनके बीच में? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। कार्बन का से 2py एंड हाइड्रोजन का 1s, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहां पे जो हमने बनाया sp3 ऑर्बिट्स और 1s ऑर्बिट्स हाइड्रोजन की, उनके बीच में जो बॉन्ड बनाया वो बॉन्ड की कंपेयर में ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। अच्छी बात है ना, ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो अच्छी बात है। ओके, तो इसको थोड़ा ऐसे लात मारी और वो टूट गया। हाइड्रोजन अभी अभी जुड़े थे और ऐसे किया तो वो टूट गया, लेकिन ये टूटेगा नहीं, इसको तो गर्म करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, तब जाके ये हाइड्रोजन रिलीज करेगा। समझ में आया? पक्का? क्या कि ये जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, समझ में आ रहा है ना? तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब क्या? कार्बन की हमने जो लिखी 1s2 2s2 2px की 1 और 2py की 1। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, अब ये हाइड्रोजन के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन की 1s1 के साथ करेंगे, तो एक 1s1 आएगा यहाँ पर, और दूसरा भी ऐसा हाइड्रोजन, अरे भाई तू इतना दूर क्यों है, यहाँ है, दूसरा भी ऐसा हाइड्रोजन होगा, तो उसकी भी बॉन्डिंग होगी कैसे? ये भी 1s1 जाएगा 2py के साथ। तो ये जो बॉन्डिंग बना किसके बीच में? 2px बॉन्ड बना किसके साथ? 1s के साथ। डन। 2px का 1s के साथ बना और 2py का भी बना 1s के साथ। ये प्योर ऑर्बिटल एक्सचेंज मतलब बॉन्ड बना है। और अब जो हम हाइब्रिडाइज्ड कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइज में तो सारी की सारी क्या हो गई? sp3। तो ये जो sp3 और 1s के बीच का ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है दैट इज मोर स्टेबल देन दोस बॉन्ड्स। उन बॉन्ड से ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए उसको थोड़ी एनर्जी देंगे और वो टूट जाएगा। ये टूटेगा नहीं। टूटेगा कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बना हुआ है। समझ में आया? पक्का? डन? ओके, तो ये सेंटेंस, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड्स, मतलब अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट है, व्हाटएवर sp2 sp3, लेकिन वो लोग जो बॉन्ड बनाएंगे दे आर मोर स्टेबल देन कंपेयर टू दी जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक्सचेंज और बॉन्ड बनाते हैं उससे। डन? The hybrid orbitals, ये तो वही है, the hybrid orbitals are directed in space in some preferred directions to have minimum repulsions between the electron pairs and thus a stable arrangement. वही है, क्यों? हमने बोल तो दिया ये थर्ड सेंटेंस में, क्या कि वो जो प्योर ऑर्बिटल्स होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगी, उनके बीच से जो बॉन्ड बनेगा और जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है उससे जो बॉन्ड बनेगा ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पर तो जैसे अभी मैंने बताया कि 360 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पर तो ऐसे 90 90 90 90 बैठ गए कि भाई डिवाइड बाई 4 करो, मेरे हिसाब से 90 होना चाहिए 90, लेकिन ये लोग 90 90 पे नहीं बैठेंगे। ओके, ये लोग sp3 में कैसे बैठते हैं? 109.5 डिग्री रखते हैं। सबके बीच में 109.5 नहीं होगा, नहीं तो 360 नहीं होगा। समझ में आया? तो
3D में है ये, 2D में 360 नहीं है, ये 3D है। ओके, तो 109.5 एंगल रहेगा। क्यों इतना? क्योंकि दे विल अरेंज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन सो दैट मिनिमम रिपल्जन विल हैपन। तो रिपल्जन से क्या होगा भाई? मिनिमम रिपल्जन होगा तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि दे आर मोर स्टेबल। अगर ज्यादा रिपल्जन होगा तो ऐसे दूर चले गए तो वहां स्ट्रांग हो गया और ऊपर वीक हो गया, तो अटैक होगा तो वीक पे अटैक होगा और बॉन्ड टूट जाएगा। समझ में आया? डन। सो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है। ओके चलो, सो अब ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था, पाई बॉन्ड वाले लेक्चर में। क्या मोर एस कैरेक्टर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड? तो भाई जितना एस कैरेक्टर ज्यादा उतना शॉर्टर बॉन्ड। देखो बॉन्ड तो हमने पहले से ही पढ़ लिया, बॉन्ड लेंथ, कि बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी हो उतनी स्ट्रांग है और जितनी लंबी हो उतनी वीक है। जैसे डंडा का एग्जांपल लिया था ना, इतना बड़ा डंडा है इजीली तोड़ सकते हैं, फिर इतना है थोड़ा मेहनत से टूटेगा, और इतना छोटा है, इतना ही डंडा लिया है तो पहले पकड़ो फिर तोड़ो। ओके, तो बॉन्ड लेंथ अगर छोटी है तो तोड़ना मुश्किल है, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो वही चीज है कि शॉर्टर होगा तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स बनेंगे। तो ऑब्वियसली है ही, मतलब ऑब्वियस ही है क्या, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, मोर दी एस कैरेक्टर, जैसे कि एस कैरेक्टर 50-50 कब होगा? एसपी में, क्योंकि ऐसा समझ लो ये एस पी 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना है? 50%, और पी कैरेक्टर कितना है? 50%। ज्यादा है, अच्छा है, तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। लेकिन अभी आ जाओ sp2 पर। sp2 मतलब एक s और दो p, sp2 दो p, मतलब टोटल 100 में से पहले मुझे दो डिवाइड करने थे, एक s और एक p, तो 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50-50 हो गया। अब sp2 कर रहा हूं तो 100 डिवाइड बाई 3 हो गया, एक s और दो p, तो 100 डिवाइड बाई 3 तो कितना होता है? 33.33। 100 डिवाइड बाई 3 तो वो कितना हो गया? 33.33। तो दो p को मिला के 33.33 और एक s का कितना है? सिर्फ 33.33। इसके पहले sp में s का समझ में आ रहा है या ड्रॉ लिखूं? हाँ, इसके पहले जो sp था हाइब्रिडाइजेशन, उसमें s का कितना परसेंटेज था? 50%। sp2 में s का कितना परसेंटेज आया? 33.33। और एक आगे बढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो एक s और 3 p, मतलब टोटल 4, तो 100 डिवाइड बाई 4 4, तो 25। तो s में पहले आया था 50, फिर आया 33.33 और अब तो आया कितना? सिर्फ 25। तो मोर दी s कैरेक्टर दी शॉर्टर आर दी बॉन्ड एंड दी स्ट्रॉन्गर आर दी। शॉर्टर का कोई अभी लेना देना नहीं है, हमें तो स्ट्रॉन्गर से बात है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो अब तुम्हें बोल दे कि भाई बता दिए है तुम्हें कंपाउंड्स कि भाई इसमें sp बन रहा है, इसमें sp2 बन रहा है, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बताओ कि किसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे? तो क्या बोलोगे तुम? sp में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होंगे। लॉजिक ये। डन। सो मोर, अभी पूछ सकते हैं, प्रूफ करो, एक्सप्लेन मोर दी एस कैरेक्टर ग्रेटर स्ट्रॉन्गर आर दी बॉन्ड्स। तो ये जो हमने अभी डिस्कस किया उसको लिख दो वर्ड्स में, दैट्स इट। अब भले ही वो बुक में दिया हो या ना दिया हो, मतलब बुक में गिवन है लेकिन छोटा छोटा गिवन है, लेकिन हमने जो अभी डिस्कस किया वो सब उसमें ही है। डन। ओके, सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसमें आएगा 33.33। ओके, और p का कितना हो जाएगा? 66.66। दो p का है 66.66। तो sp2 120 डिग्री। तो ये देखो रिपल्जन पहले की कंपेयर में रिपल्जन ज्यादा होगा, क्योंकि पहले यहां था और यहां था, इतने दूर था, तो रिपल्जन कम होगा। लेकिन अब थोड़ी नजदीक आ गए हैं तो रिपल्जन तो आएगा, इसकी कंपेयर में तो आएगा ही ना। ओके, और नेक्स्ट वही चीज, मोर दी एस कैरेक्टर, sp हाइब्रिडाइजेशन 50-50 हो रहा है, देयरफॉर देखो 180 कितना कम, एटलीस्ट कम से कम रिपल्जन होगा ही नहीं, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट बॉन्ड्स, समझ में आया? ओके, सो एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट sp3, ये तो देखा ना, sp2 वो बीच में आ गया। ओके, सो इंटरमीडिएट बॉन्ड्स बनेंगे, और एकदम वीक वाले कौन से बनेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि उसमें s कैरेक्टर कितना है? सिर्फ 25%। ओके, समझ में आ गया? डन।
यही कंसेप्ट था जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा, दैट इज द पाई कैरेक्टर। क्योंकि ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वहां पे पाई ही ज्यादा आ जाता है, पाई ज्यादा आ गया तो पाई तो इजीली, हमने देखा था ना, इजीली अटैक कर सकते हैं, इजीली ब्रेक कर सकते हैं उसको। तो दैट्स क्यों, क्योंकि sp3 बन रहा है वहां पे। क्यों sp3 बन रहा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसे हो रही है। समझ में आया? So that this is the conclusion. More the S character, shorter and stronger are the words. Now next. चलो. So hybrid orbitals having more S characters are more electronegative. कि भाई जिसमें S कैरेक्टर ज्यादा होगा, they are more electronegative. ये तो इजीली है, देख हम मतलब कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे? जैसे एस था, एस का शेप हम बनाते थे उस टाइम पे, तो कैसा था वो? स्फेरिकल था। और पी का पी एक्स पी वाई पी जेड का ऐसा बनाते थे, डबल, ओके, डम्बल शेप। सो ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या? जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करे उसको बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एस ऑब्वियसली उसका एस जो शेप है, ओके, ऑर्बिट्स का, वो उसका शेप ही वैसा है कि वो न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक रहेगा। अभी न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज भी है, प्रोटॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच सकता है ना। और अगर दूर होगा, ओके, जैसे कि टी वाले शेप में दूर है, तो समझो यहाँ है न्यूक्लियस और यहाँ है न्यूक्लियस, तो भाई ये नजदीक है और ये तो यहाँ से खींचना है सपोज। समझ में आ रहा है? एस ब्लॉक की फिगर और शेप ऐसा है, एस ब्लॉक बोल रहा हूँ, एस ऑर्बिट का शेप ऐसा है कि वो न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक है। न्यूक्लियस से ज्यादा नजदीक होने की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है मतलब क्या? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मतलब अगर हम फिर से वही बात करें, sp sp2 sp3, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp, क्योंकि उसमें 50-50% है, 50% s है, फिर बाकी में 33.33% s है, और फिर sp3 में तो 25% ही s कैरेक्टर है। डन? ये शेप, ओके, बिकॉज s ऑर्बिटल इज नियरर टू द न्यूक्लियस, और नियरर होगा तो अट्रैक्ट इजीली कर देगा, एंड हेंस मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। तो अगर ट्रेंड देखे तो sp3 का सबसे कम और sp का सबसे ज्यादा, क्या ज्यादा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डन? जेडबलई नीट में इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं, जेडबलई नीट है तो उसमें कैसे पूछेंगे? तुम्हें दो कंपाउंड दे देंगे, दो कंपाउंड दे दिए कि एक दे दिया, मैं ही दे देता हूँ ना, ओके, कि से और दूसरा दे दिया ये, दो कंपाउंड दे दिए और बोल दिया कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कैसे बोलोगे तुम? रीजन बताओ। ये देखो मैंने बोला है, जेडबलई नीट का क्वेश्चन ऐसे ही मत फेंक दो, तुम थोड़ा सोचो। ओके, क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाने के लिए सोचा ना थोड़ा, अब तुम आंसर के लिए सोचो, भले ही सही हो, लॉजिक बताओ। नहीं, अगर हम लोग उसको ये क्या बोलते हैं, ऐसे दो कंपाउंड दे दिए और बोल दिया कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इसको, तो कैसे पता चलेगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है? वो तो हम वो करेंगे ना, एमओटी वाला करो, दो C2 आए, दो C2 आएंगे, फिर है क्या, चलो बताओ, पहला कंपाउंड नाम पता है? पहला है इथेन, इथेन, करेक्ट करेक्ट। दूसरा इथाइन, इथीन है, इथाइन नहीं है, इथाइन होता है C2H2। सो पहला इथेन है और दूसरा इथीन है। इथेन में कौन से बॉन्ड होते हैं? इथेन अल्केन सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इथीन में डबल, डबल। डबल है मतलब एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। पाई है मतलब कमजोर, अटैक होगा, वहां पे होगा sp3 या sp2 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन वहां पे कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। वो कमजोर है, वो टूटेगा, और वो टूटेगा तो वो sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में s का परसेंटेज ज्यादा है, 50-50% है। ओके, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इथेन C2H6। वैसे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन, तो ये तो बन गया मेरा इथेन H6, लेकिन कार्बन और ये दो हाइड्रोजन और कार्बन ये दो हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड, तो चार कंप्लीट नहीं हो रहे, 1 2 3 1 2 3, तो फोर्थ वाला है मतलब डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब ये टूटेगा, टूटेगा मतलब वो sp3 sp2 में आएगा, वो भी हम देखेंगे कैसे आएगा। लेकिन एटलीस्ट ये तो तुम इतना जितना पढ़ा है उसके ऊपर से इतना डिसाइड कर सकते हो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो पहले टूटता है, फिर सिंगल बॉन्ड की बारी आती है। ओके, इसलिए मैंने एग्जांपल वैसे दिया। तो डबल बॉन्ड पहले टूटेगा, पहले टूटेगा मतलब हमने अभी ही बोला वीक कौन सा है, सबसे वीक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उससे थोड़ा अच्छा sp2, और सबसे अच्छा sp, मतलब वो सबसे अच्छा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन वाला, क्योंकि उसमें s ऑर्बिटल क्या है, नजदीक। अब ये तो टूटने की बात की, लेकिन क्वेश्चन तो टूटने वाला था ही नहीं, क्वेश्चन तो था कौन सा ज्यादा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो वो अब हमें पता चल गया कि sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो टूटा नहीं, वो स्ट्रॉन्गर है, वो sp होगा, होगा बोलो, वैसे तो है ही लेकिन होगा तो भी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इतना ही, जैसे मैंने बोला कि ये JEE नीट में पूछा जा सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि कैसे बनाए, और फिर बनाए और तुम्हें बताया। बट कंसेप्ट क्या है? यही कंसेप्ट है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इसकी कम, और इसकी सबसे कम। यही कंसेप्ट से ऐसा क्वेश्चन पूछे JEE नीट में तो हमें आना चाहिए। डन? तो वैसे ही पूछते हैं, कंसेप्ट पता होने चाहिए, बट ये आएगा कब? जब तुम पर्टिकुलरली JEE नीट के लिए प्रिपेयर करने बैठोगे। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते रहे तो तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, एनसीईआरटी पढ़ते रहे ये कंसेप्ट क्लियर, लेकिन कंसेप्ट को लगाते कैसे? अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, तुमने लगाया, फिर मैंने सॉल्यूशन बताया, अब तुम्हें पता चल गया कंसेप्ट लगाते कैसे। अब मैं अभी तुम्हें कुछ भी दे दूं, अब मैं बोल दूं भाई C2H2 एंड CH4, इसमें से कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम ऐसे ही आंसर दे दोगे CH4। ये क्या है? इथाइन। ये क्या है? मीथेन। ये ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। ये क्या है? सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड sp मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसे ही आंसर दे दिया। तो द ट्रिक इज कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसके बाद यू हैव टू सिट फॉर एटलीस्ट 1 hour every day to prepare for JEE and NEET। और अगर है अंदर से कि भाई एम्स में जाना है, IIT में जाना है, तो आज से ही बैठो, आज से बैठो, क्योंकि उसमें वैसी कंपटीशन है, लोग 8th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करते हैं। अगर ऐसी डिजायर है तो ओके, 8th स्टैंडर्ड से प्रिपेयर करते हैं। एंड हमें भाई एम्स में ना मिले कोई बात नहीं, हम प्राइवेट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट दूसरी कॉलेजेस है, उसमें ट्राई करेंगे। तो उसमें भी ट्राई करने के लिए देनी तो पड़ेगी JEE नीट, लेकिन हाँ इतना ज्यादा ना होगा, मतलब तुम अभी से ना पढ़ोगे और फिर बोर्ड खत्म हो गई। देखो अभी है
बोर्ड की एग्जाम मार्च में फेब में है, उससे पहले मेन है, JEE मेन है, मेन सॉरी पहली जो होती है वो JEE जो सिंपल एग्जाम होती है ना पहली, उसमें भी लेवल होंगे, एडवांस भी आएगा। ओके, JEE मेन एंड JEE एडवांस, तो वो बाद में। लेकिन कहने का मीनिंग है, सोचो अभी जो 12th वाले हैं उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, दोनों है एग्जाम, बोर्ड भी आएगी 15 फेब से, रो भी आएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, अगर इफ यू विश मतलब भले ही भाई एम्स में और IIT में ना जाना हो तो पढ़ो आज से ही, लेकिन वहां ना जाना हो लेकिन तुम्हें सीरियस प्रिपरेशन करनी है। ओके, क्रैक तो करनी पड़ेगी, मार्क्स तो लाने पड़ेंगे, भले ही तुम टॉप 1000 में टॉप 500 में ना चले जाओ, लेकिन क्रैक तो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? सिर्फ क्वेश्चन और कंसेप्ट समझने से नहीं होगा, तुम्हें पर्टिकुलर क्वेश्चंस उठाने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पर्टिकुलर बुक भी परचेस करनी पड़ेगी, वो बाद में करना। ओके, कि पर्टिकुलर बुक परचेस की, उसमें सिर्फ MCQs ही है JEE और नीट के, और तुम बारी बारी एटलीस्ट रोज के 10 भी सॉल्व कर रहे हो। रोज के कितने? सिर्फ 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 बायो, 10 मैथ्स, रोज के 30 भी तुम अगर सॉल्व कर रहे हो तो सोचो 365 डेज इंटू 3, मोर देन 1000 हो गया। मोर देन 1000 क्वेश्चंस यू आर डूइंग फॉर JEE। इतना करने के बाद अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आते, मतलब एकदम रफली आते ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो भाई उसका ये जो इनपुट दे रहे हो उसका आउटपुट तो मिलेगा भाई, यूनिवर्सल लॉ है। तुम इतना इनपुट दे रहे हो, 1000 क्वेश्चन से ज्यादा तुमने सॉल्व किए हुए हैं, रोज के 30 क्वेश्चंस कर रहे हो। 30 ये तो कम से कम नंबर बता दिया मैंने, 10 ऑफ ईच सब्जेक्ट, ये तो मिनिमम नंबर बताया। ओके, कई तो ऐसे होंगे कि NCERT में से डिटो कंसेप्ट से पूछेंगे, कई JEE नीट जो तुम बुक लोगे 10 करने हैं, उसमें तो कंसेप्ट भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, sp2 sp sp3, उसमें तो तुम डायरेक्ट बोल दोगे sp, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। तो 10 में से 4 ऐसे होंगे और 6 तो ऐसे होंगे, और 50-50 भी मान लो, 5 ऐसे और 5 ऐसे कंसेप्ट वाइज 5 क्लियर करने में कितना टाइम लगेगा? अगर कंसेप्ट क्लियर है कुछ टाइम नहीं लगेगा, ऐसे ही बोलो सर ये लाइक दैट। पाई बॉन्ड टूटेगा सर, ये नहीं, ये स्ट्रॉन्गर है सर, ये वीकर है, sp2 sp, ऐसे ही फटाफट आंसर दोगे। ओके, कब? कंसेप्ट क्लियर होंगे तब। और वो 5 तो हो जाएंगे, लेकिन हम मेहनत क्यों कर रहे हैं रोज की? वो दूसरे 5 के लिए, क्योंकि NCERT पढ़ के कंसेप्ट वाइज तो आ जाएगा, सिर्फ NCERT पढ़ के ऐसे सॉल्व करने का कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारा, लेकिन कब? जब जैसे अभी हमने एक डिक्लेयर किया, अब एक डिस्कस किया, वैसे ही तुम डिस्कस करोगे। नहीं आया, चलो मुझे पूछा, ओके, ट्यूशन में मतलब मुझे पूछा और स्कूल में पूछा, और खुद एटलीस्ट ट्राई किया, गिव अ ट्राई, जैसे अभी तुमने इसके लिए ट्राई किया, फिर मैंने बोला ना कि ये बताओ कैसे बोल दिए तुम तुरंत। तो सोचो कि अगर तुम 1000 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो और उसके जैसे ही JEE नीट में आए, तो क्या मार्क्स लाओगे तुम? कोई बोल नहीं सकता कि मार्क्स कम आए, बट उसके लिए वैसे प्रिपरेशन चाहिए। तो आज से ही स्टार्ट करो, ये तो आया और टॉपिक सब निकला इसलिए बता रहा हूँ। तो वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, रिजल्ट तुम्हारे सामने है, वो तुमने ऐसे ही आंसर दे दिया। क्यों? कंसेप्ट तो पहले से ही क्लियर था, इसमें भी कंसेप्ट क्लियर था, लेकिन कंसेप्ट को लगाते कैसे है, उसकी एप्लीकेशंस वो समझने आनी चाहिए। वो कब समझ में आएगी? जब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे तब समझ में आएगी। सीधा सीधा क्वेश्चन तो देगा नहीं कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे दिया तो खत्म। तो वैसे 5 होंगे, बाकी 5 उल्टा कान पकड़ना है, ऐसे डायरेक्टली ऐसे नहीं पकड़ना। ओके, तो दैट इज देयर। हाउ डू वी डिटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? तो भाई अभी जैसे मैंने बता दिया, कैसे डिटरमाइन करोगे? अरे सिंपली अभी जैसे मैंने बताया ना, वैसे ही डिटरमाइन कर सकते हो। और एक छोटी सी ट्रिक दे देता हूं, छोटी सी ट्रिक। क्या? कार्बन, तो ध्यान से सुनो, लिखी हुई है, लिखा हुआ ही बता देता हूं, ये देखो, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स कनेक्टेड टू इट, कि भाई कितने दूसरे एलिमेंट्स कनेक्ट हुए, 1 2 कितने हुए। काउंट द नंबर ऑफ लोन पेयर्स एटेड टू इट,
कोई लोन पेयर है, जैसे नाइट्रोजन है तो उसके ऊपर सिर पे ऐसे दो चोटी होगी, ऑक्सीजन है उसके ऊपर होगा, लोन पेयर है वो भी देखो। ऐड दिस टू नंबर्स टुगेदर, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। सिंपल, ये ट्रिक देखो। अब JEE नीट उसका है कंसेप्ट तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी का, लेकिन JEE नीट ऐसे पूछा जाता है। देखो ये गिवन है, पहला कार्बन, ये कार्बन जो है पहला कार्बन, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो एक बताता हूँ। ये कार्बन, उसको भी देखो एक सिंपल वे में लिखना हो तो तुम्हें ऐसे ही आंसर पता चल जाएगा। ये है पहले कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन और ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, बन गया ये कार्बन दूसरे कितने एलिमेंट्स के साथ, एटॉम के साथ कनेक्टेड है, बताओ। ये कार्बन दूसरे कितने एलिमेंट्स एटॉम के साथ कनेक्टेड है, दो या तीन, तीन, एक, एक, दो और तीन, डन। तीन मतलब तीन, sp3 नहीं, sp2, ओके। देन देखो बोला है ना, काउंट द नंबर, ऐड दिस टू टुगेदर, तो अब ये कार्बन किसके साथ, ये कार्बन और ऑक्सीजन दो, तो क्या आएगा S और T, दो आया ना, तो S और T हो गए दो। ये ऑक्सीजन कार्बन एक, ओके, एक कार्बन, तो एक कार्बन का फिर क्या बनेगा इसका, उसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्सीजन का, वो तो ऐसे ही नहीं, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। ट्रिकी क्वेश्चन में ट्रिकी आ गया फिर से। ऑक्सीजन का क्या होगा, यहाँ पे एक ही है, उसकी लोन पे बची ना, तो उसकी लोन पे बची है ना, तो 1 2, फिर जैसे ऑक्सीजन का कितना होता है टोटल, 8 होता है, 8 में से हमें 6 लिखनी है, 6 लिखनी है तो हमने 2 लिखी हुई है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, दो लोन पेयर है, तो ये एक, ये दूसरी लोन पेयर और एक के साथ कनेक्टेड है, मतलब 2 और एक के साथ कनेक्टेड है, टोटल हो गया 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? तो वैसे JEE नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो बताओ इसमें कौन सा आएगा, सिंपल। चलो जल्दी, फॉर्मूला दिखाया लग रहा है, देखा बेंजीन है ये तो, C6H6 है। कब से कौन सा बेंजीन कैसा होता है याद है ना, हाँ सर, अब ये सारे कार्बन है, ये कार्बन 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 और कार्बन, और सबके पास हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब ये कार्बन बताओ कितने के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3, तो मतलब sp2, ये कार्बन 1 2 3, तो सबके सारे कार्बन के कितने होंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आया? तो तुम्हें बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसे गिवन होगा तो उससे ऐसे जैसे मैंने बनाया, यहाँ बनाया, वैसे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैं सारे अल्केन देख लिया, अल्कीन देख लिया, अल्काइन देख लिया, कुछ नहीं बता रहा ये है क्या, तो मैंने आपसे बोला कोई ना समझ में आया? चलो इसका एक का बताओ, ये है, उसमें ये जो कार्बन है लास्ट वाला, उसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp2 होगा। sp2 होगा, क्यों, लिखो ना ऐसे, लिखे बिना भी माइंड में लिख सकते हो, अदरवाइज देखो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, डबल बॉन्ड, तीसरा कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, H H H, तो CH3 CH3 CH, यहाँ पे H भी है, अच्छा
तो ये Hb है। CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कार्बन के 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हाइड्रोजन के 1 1 1 1 1 1 1। डन, गलती नहीं है कहीं भी। अब चेक करो ये कार्बन दूसरे कितने के साथ कनेक्टेड है, 1 2 3, 3 मतलब sp2। डन, समझ में आया? ओके, तो वैसे क्वेश्चन ये घर से कर लेना, 2 लिखो, लिख लो और घर से करके आना। कौन से ये 2? CH3 ट्वाइस CO, CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये दोनों में ये कार्बन का कितना, ये कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, इसका कितना और इसका कितना, और ये कार्बन जो लास्ट वाला है, जितने भी कार्बन्स है वो सब के हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो तुम्हें पता करना है। डन, ओके, आज इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डन, समझ में आ गया ना?